हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी संविधान की, उसमें हम पढ़ेंगे आज भाग 3। भाग 1 और 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे संविधान का पार्ट 3, जिसमें क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करता है ये। ठीक है, जिसमें आर्टिकल कहाँ से 12 से 35 तक आर्टिकल रहेंगे। और आपने देखा हो 11 तक, जो उसमें सेकंड वाले में सिटीजनशिप आपने पढ़ी होगी। और अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हम आज अच्छे से समझेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे लिए इसलिए दिए गए हैं ताकि हम एक अच्छा एक सभ्य समाज में एक अच्छा जीवन जी सकें, मतलब एक सम्मान के साथ जीवन जी सकें। उसके लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर भारतीय को मिलते हैं, लेकिन कुछ दशा रहती हैं जब फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, वो उसकी कंडीशन रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा कब कब ऐसा रहता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम कर दिया जाता है, हमसे छीन लिए जाते हैं। तो आज पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार वो होते क्या हैं। तो देखो, मूल अधिकार ऐसे संवैधानिक सिद्धांत हैं जो मानव को उसकी गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। मतलब एक गरिमापूर्ण और स्वतंत्र हम जी सकें, उसके लिए हमें क्या मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले देखा होगा फ्रेंड्स आपने, जब हमारा देश गुलाम था तो देखा होगा कि हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे ना, हम अपनी स्वतंत्र बात रख सकते थे। उसमें भी देखा होगा जेल कर देते थे अंग्रेज, है ना। तो ऐसी कई समस्याएं थी, लेकिन अब भी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो हमें जो स्वतंत्रता दी गई उसको अभी हमसे कोई छीन नहीं सकता, सिवाय कब, जैसे आपातकाल लग जाता है या जेल में या कहीं जेल में चले जाते हैं, तब अकेले हमारे छीन सकते हैं, वैसे हमारा कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो वो भी उसमें ऐसा नहीं कि पूरे, कुछ तो हमें रहते हैं, 2 आर्टिकल ऐसे रहते हैं जो हमारे जो हैं मौलिक अधिकार, उनको फिर भी कोई नहीं छीन सकता कभी भी। ठीक है, लेकिन बाकी के जो हैं कुछ आपातकाल में और उसमें मतलब उनको छीन लेते हैं। तो देखिए, हम अपन पढ़ते हैं इनको। मैग्ना कार्टा जो हैगा, मैग्ना कार्टा जो शब्द हैगा, मैग्ना कार्टा का नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक है जो मैग्ना कार्टा। आपसे क्वेश्चन बनता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मूल अधिकार जो हैं उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट आया था वो हमने कहाँ से लिया है, तो यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है इनको। फिर हम बात करते हैं कि निलंबित मतलब सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो कौन कर सकता है, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। निलंबित करना मतलब कुछ समय के लिए, जैसे आपातकाल लग जाता, मैंने आपको बताया था कुछ कभी कभी इनको सस्पेंड कर दिया जाता, निलंबित कर दिया जाता, तो वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। और हम बात करें प्रतिबंध की। अब प्रतिबंध मतलब उनको खत्म कर देना, प्रतिबंध लगा देना, तो मतलब ये कौन कर सकता है, संसद। अब ये किसको खत्म कर सकती है, देखिए प्रतिबंध ऐसा नहीं कि हमारे जो मतलब ऐसे मूल अधिकारों को खत्म कर सकती है जिससे अगर किसी का हनन ना हो रहा हो तो उनको खत्म कर सकती है। बाकी अगर किसी व्यक्ति को इससे कुछ ठेस पहुंचती है, उसका कुछ हनन, उसको मतलब समस्या आती है, तो उनको प्रतिबंध नहीं कर सकती, मतलब मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है संसद भी। ठीक है, रक्षक कौन होता है, अगर आपके मान के चलो कोई सरकार या किसी ने आपके जो मौलिक अधिकार उनको कोई छीनता है, तो उनकी रक्षा कौन करता है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो भी आपको नज़दीक में पड़े। मेरे अगर कोई मौलिक अधिकार छीनेगा, मुझे अगर नज़दीक में मेरा हाई कोर्ट हैगा, तो मैं हाई कोर्ट में जाके अपना केस कर दूंगा कि उन पे अपन शरण ले सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। या फिर आप कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आप जा सकते हैं। तो आपने देखा कि मौलिक अधिकार जो हमने कौन से संविधान से लिए हैं, तो यूएसए के संविधान से लिए गए। निलंबित कुछ समय के लिए निलंबित हो जाते हैं, जैसे आपातकाल लग रहा है तब इनको निलंबित कर देंगे, बाद में फिर से आपको वही राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन, प्रेसिडेंट कर सकता है। और पार्लियामेंट जो है प्रतिबंध लगा सकती है। और रक्षक कौन देता है इनका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखे फंडामेंटल राइट्स आज हम पढ़ेंगे। तो पहले अपन ये देखेंगे 6 प्रकार के हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप, पहले एक अधिकार था कि मेरी संपत्ति है,
तो अब उसको कोई छीन नहीं सकता। अब उसमें क्या समस्या आ रही थी कि सरकार को कोई जैसे रोड निकालना है, स्टेशन बन रहा है, कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो सामाजिक काम हो रहा है, सरकारी काम हो रहा है, तो उसमें अपन अब ज़मीन आ रही है तो परेशानी आ रही है कि यहाँ से अब बना ही नहीं सकते, यहाँ तक तो आ गई, अब पटरी को क्या इधर घुमाएं, है ना। तो रेल निकालने में सब में परेशानी आती थी, तो उसको हटा के क्या कानूनी अधिकार दे दिया कि आपको इसके बदले मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन आपको ये ज़मीन, सरकार कोई भी चीज़ चाहिए वो अपन से ले सकती है, ज़मीन मकान जो भी है, ठीक है। तो वो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया, संशोधन करके बनाया। पहले 7 थे, जो मूल संविधान था उसमें 7 राइट्स दे रखे थे हमें, लेकिन अभी 6 बचे हैं, तो संपत्ति का अधिकार हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो हम जो 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार 6 के अंदर भी आपको पूरा डिटेल से रहेगा, है ना, तो वो अपन उनको अच्छे से फिर समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो 6 प्रकार के जो राइट्स हमें दिए हैं वो हम समझते हैं कौन कौन से राइट्स हैं। तो पहला जो हमारा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जिसमें रहेंगे, वो पहला जो रहेगा समता या समानता का अधिकार। तो 6 प्रकार के जो राइट्स हैं, तो वो पहला कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी। मतलब राइट कौन सा, राइट मीन्स अधिकार, और इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता के अधिकार में हम रहेंगे वो 14 से 18 तक के, ठीक है। वो एक एक करके और हम अच्छे से समझेंगे। पहले हमें ये 6 जो अधिकार है इनको हमें पता होना चाहिए। देखिए, समानता का अधिकार दे रखा है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 19 से लेके आर्टिकल 22, मतलब 19 में 21 में 19, 20, 21 और 22 तक, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अगला जो हैगा वो रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 23 और 24 में शोषण कोई हमारा करता है तो उसके विरुद्ध हमारा अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अगला नेक्स्ट रहेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। तो आपको याद रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता है, हम जिस धर्म को मान सकते, जिस भी धर्म को हमें मानना है हम उसको मान सकते हैं, ठीक है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब संस्कृति हमारी जो हम उसको संजोए रख सकते हैं बना के, और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हम पढ़ेंगे इनमें अल्पसंख्यकों को जिसमें शिक्षा की बात की गई, तो वो है आपका आर्टिकल 29 और 30 में। फिर हम अगला है संवैधानिक, इसका पढ़ लेते हैं, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 से 35 तक। इसमें हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसके बारे में भी हम समझेंगे इसमें, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। जो उपचार हैं, संवैधानिक उपचार, हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार की जो रेट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो इसी में रहेगी आर्टिकल, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो हमें जो राइट्स दिए गए हैं इनको हमें अच्छे से समझना है। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से समझना है। ये तो कम से कम आपको याद होना चाहिए कि हमें कितने प्रकार के, कौन कौन से हमें फंडामेंटल राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो आप समझ गए होंगे 6 प्रकार का हमें जो आज हमारे जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हम जिनको बोलते हैं, वो हमें संविधान ने दिए हैं। तो कौन कौन से हैं, समता या समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का भाव आएगा इसमें। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, आपको बोलने का, घूमने का, रहने का, फिरने का, ये स्वतंत्रता का अधिकार। अगला रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका कोई शोषण कर सकता है तो उसके विरुद्ध आप, वो आपका अधिकार रहेगा, एक के शोषण कोई नहीं कर पाए, ठीक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको कोई धार्मिक उसमें रोक नहीं सकता। अगर कोई भी इनमें से आपका एक भी अधिकार अगर छीनता है तो वो आप उस पर क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ, ठीक है, उसके खिलाफ अपना केस दर्ज करा सकते हैं हम, ठीक है। आपका कोई भी अगर ये छीनता है तो आप बाकायदा उन पर केस होगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, जिसको भी आपको मानना है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है, और संवैधानिक उपचार है। अगर कोई आपका हनन करता है मौलिक अधिकारों का तो उसके लिए संवैधानिक में उपचार के कैसे कैसे हम उनसे बच सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है 6 प्रकार के, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 6 प्रकार के हमने समझे, ठीक है। अब हम इनको अच्छे डिटेल से समझेंगे कि, ठीक है, और इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो उस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे ये कौन कौन से ही हैंगे। तो आपको एक ट्रिक लिखवाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप ट्रिक नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। आप इस पे लिखिए, एक ट्रिक है इसकी याद करने की, ठीक है। समस्त शोध, ठीक है। तो समस्त शोध ही हैं संस्कृति के उपचार, ही हैं संस्कृति के उपचार, ठीक है। तो ये हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको सरल तरीके से याद कर लेंगे। तो ट्रिक है हमारी समस्त शोध ही है संस्कृति के उपचार। अपन अब देखते हैं कि हमारी संस्कृति का देखा होगा, पहले हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे किस तरीके से थी और आज कितना हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे हैं, पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं आज। पहले देखा होगा हमारी संस्कृति में कितना सम्मान था, है ना। तो अब हम सोच रहे हैं कि हमारी अगर संस्कृति को बचाना है तो हमें शोध करने की जरूरत है। हम उनको देखें, हमारे वेद कैसे थे, हमारे पुराणों को पढ़ें, ठीक है, उनको हम समझें, हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में हम समझें, तो हमारी संस्कृति बचेगी कि नहीं, तभी बच पाएगी। अगर आप पुराना नहीं देखोगे कि हमारी पहले कैसी थी, कैसे एक दूसरे मिलकर एक संयुक्त परिवार रहता था, कैसे एक दूसरे का सम्मान करते थे, तो उनके लिए हमें शोध करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हमने एक ट्रिक बना ली कि इनको बचाने के लिए, हमारे एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए, हम सम्मान पूर्वक जिएंगे ना। अगर हमारी संस्कृति पहले कितने सम्मान के साथ जीते थे, तो ऐसी सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, ठीक है, संस्कृति। तो इससे हम याद कर देखो, समस्त से हम एक ट्रिक बनाएंगे, क्या, समता या समानता, ठीक है। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, पहला राइट्स है, ठीक है। दूसरा रहेगा, इससे हम याद कर लेते हैं स्वतंत्रता। इससे हम बना लो क्या, आप थोड़ा सा स्वतंत्रता, ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन आप इससे याद कर सकते हो, समता और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। समता समानता का अधिकार, दूसरा होगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। शोध से आप कर सकते हो, शोध से कौन सा, शोषण, ठीक है, कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण करता है तो उसके खिलाफ आप क्या केस कर सकते हैं ना, तो शोषण का अधिकार। फिर अगला है धार्मिक, देखा हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धा से कौन सा हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, ही है, इसको छोड़ दो। फिर आप आ जाओ संस्कृति से आपको देखा होगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। अगला आपका बचेगा उपचार। तो ये कौन सा है, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको बिल्कुल सरल तरीके से 6 याद हो जाएंगे। समस्त शोध ही है संस्कृति के उपचार, हो जाएगा ये याद कि समस्त शोध ही हैं संस्कृति के उपचार। आप इतने से याद रख लो। तो सम से हो जाएगा समता का अधिकार, दूसरा स्थ से हो जाएगा आपका कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, ठीक है। फिर आ जाएगा से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से धार्मिक अधिकार, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। फिर आपका संस्कृति से आ जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो 6 प्रकार के हमें संविधान हमें राइट्स देता है, अधिकार देता है, जिससे हमें क्या सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं। नहीं अगर आपके पास ये मूल अधिकार नहीं होंगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, एक नरक जैसा। देखा होगा अगर जेल में चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो देखा होगा जेल के जीवन को हम कैसा कहते हैं, यार नरक जैसा जीवन हो गया, है ना। यहाँ अगर हम पूरा सम्मान के साथ जी सकते हैं ना, अगर हमसे देखो समानता या इसमें भेदभाव किया जाए, हमारा स्वतंत्रता, मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी घूम रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहे हैं अपन, उसको अगर छीन लिया जाए, बोलने में अपन किसी के खिलाफ नहीं बोल पाए, तो कैसा जीवन रहेगा, आप एक कल्पना करें। फिर शोषण के विरुद्ध, अब मुझसे जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है, ठीक है, शोषण किया जा रहा है मुझसे, 8 घंटे की जगह अगर मान चलो 14 घंटे काम कराया जाए और सैलरी बहुत कम दी जाए, तो क्या होगा, शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मुझसे जबरन दूसरा धर्म को अपनाने की कोशिश करी जाए, या मैं मेरे पूजा पाठ मंदिर जा रहा हूँ उनको रोका जाए, ठीक है, तो उसमें समस्या आई। तो देख रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी, अब जैसे किसी के शिक्षा में आपने देखा होगा जैसे मदरसे रहती हैं, है ना, और संस्कृति है किसी की जैसे कौन किस तरीके से पहनावा, है ना, बोलना करना रहने करने की, तो उनका अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को बचा रख सकते हैं। ठीक है। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। संवैधानिक उपचार, है ना, रेट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये 6 प्रकार के हमें ये याद करना है आपको, ये कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की मैंने ट्रिक बनवा दी आपको। ठीक है। 6 आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक में। भाग आपसे पूछा जाए तो भाग 3, और इसको मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो इसमें क्या आते हैं हमारे मौलिक अधिकारी। ठीक है। मौलिक अधिकार, इनको ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि कहाँ से कौन से मौलिक अधिकार कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो आपको बताना है यूएसए के, मतलब अमेरिका के संविधान से हमने इनको जो मौलिक अधिकार हैं इनको लिया है। और इसके रक्षक कौन रहता है, तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको जो भी पहुंचेगा उसमें वो और इनकी रक्षा करते हैं आपके। अगर कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। वैसे आपका कोई सा भी केस होता है तो कैसे जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं कि हमारे साथ मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक है। फिर और इसमें क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो रहते हैं उनको क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। और संसद क्या कर सकती है? प्रतिबंध कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा प्रतिबंध, आप समझ जाओगे, 3 तलाक का मुद्दा आया था। 3 तलाक का मुद्दा आया था, तो 3 तलाक का जो संविधान मौलिक अधिकार था, ये भी पर्सनल लॉ के अंतर्गत। ठीक है। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें समाप्त हम कैसे कर सकते हैं, क्यों करेंगे, है ना, इसको हम अभी समझते हैं। जो 13वां आर्टिकल 13 रहेगा उसमें मैं आपको बताऊं अल्पीकरण, जिसमें होता है डेरोगेशन। डेरोगेशन में मतलब आप इसको उसके आधार पे आप हटा सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसे मौलिक अधिकार को नहीं हटा सकते जो किसी का हनन कर रहा हो, लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार को हटा सकते हैं जिससे अगर किसी व्यक्ति को दूसरे को प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है। तो ऐसे 3 तलाक था जिसमें आपने देखा होगा महिलाओं को बहुत समस्या आती थी, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए संविधान ने क्या कहा, संविधान में संशोधन किया गया था संसद ने, और उसको हटा दिया गया था। ठीक है। तो उनको हम अभी आगे समझेंगे। पहले इसके ये समझ याद कर लेना आप, इसके बाद हम समझते हैं। ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अगर अभी आपको कुछ ऐसा लगा हो कि सही से नहीं आया, लेकिन अब ये पक्का है, बहुत हर एक चीज़ को अपन वो एक डिटेल से समझेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स 12वां आर्टिकल से समझते हैं क्या क्या है। तो हम सबसे पहले इनका आर्टिकल 12 जो है उसमें हम समझते हैं परिभाषा। ठीक है। परिभाषा में हम दिया है स्टेट, मतलब राज्य की जो परिभाषा है उसको हम समझेंगे। ठीक है। इसमें जो राज्य शब्द दिया है, राज्य का मतलब क्या है, ये हमें समझना है। मतलब इसमें कहा है कि परिभाषा में बताया कि आर्टिकल 12 में कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो, लोगों को नुकसान पहुंचे। मतलब जो राज्य जो रहेगा, अब राज्य में के अंतर्गत इसमें कोई ये वाला राज्य नहीं है कि आप समझें छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये राज्य की बात नहीं कर रहे। ऐसा राज्य शब्द जो एक दिया है उसमें एक है जो भी कानून बना सकता है। ठीक है। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार कानून बनाएगी। फिर लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे नगर पालिका, है ना, ग्राम पंचायतें वगैरह, जो मुखिया रहते हैं वो अपना एक कानून बनाएंगे। ठीक है। तो और देखा होगा, अब ये कैसा, देखो आप इनको समझते हैं अच्छे से आप राज्य को, कि देखा होगा आपने जैसे गांव का हैगा तो ग्राम में ग्राम पंचायत जो है या नगर पालिका के आपने देखा होंगे जो कानून बनाते हैं कि भैया इतना रुपए टैक्स लगेगा, ऐसे सफाई होगी, ठीक है, इतना इतना काम कराना है हमें, इस तरीके के चुनाव लड़ा जाएगा। जो भी अपना एक कानून, तो एक नियम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। स्थानीय स्वशासन भी बना, सरपंची के चुनाव हैं, ठीक है, वो अपना काम किस तरीके से तालाब का निर्माण कराना, सड़क करवाना, साफ सफाई करवाना, ये सब अपना एक उनके खुद के नियम होते हैं। अब जैसे मान चलो नगर पालिका हैगी, अब शहर में कोई मकान बना रहा है, तो मकान बना रहा है उसका नक्शा कैसा रखना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि अपन चाहें कि भैया हमें तो मौलिक अधिकार है और कोई कहीं भी मकान बना ले, कि हम कहीं भी रह सकते हैं, पता चला आप बीच रोड पे ही मकान बना लें, तो अब केंद्र सरकार थोड़ी देखनी आएगी,
कि कौन ने कहाँ बना दिया, या राज्य सरकार देखे, तो ये कौन देखेगी? यहाँ की लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी रहती है कि आपको इन पे नियम बना के इसे काम कराना है, ठीक है। फिर आपने देखो LIC, इसके भी कुछ नियम रहते हैं, NFL है, ठीक है, गेल है, ठीक है, ONGC है। तो इनके क्या है कि नियम रहते हैं कि नहीं रहते? उनके भी नियम अपने अपने नियम बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है, बिजली विभाग, ये खुद अपना नियम बनाएगा, नहीं पता चले कितने रुपये यूनिट रेट से जमा करना है, इतने तारीख को करना है, पता चले कि कोई जमा ही नहीं करे अगर इसके नियम नहीं रहे तो ये खुद अपना एक नियम बनाता है। तो इन सबको मतलब शासकीय भी हो सकती है और अशासकीय, दोनों को ही मिलाकर ये क्या एक जो नियम कानून बनाते हैं उनके लिए हम क्या मतलब जिससे कि इसलिए और नियम बनाएंगे जिससे किसी चीज़ का दुरुपयोग ना हो सके, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हैगी, इसके भी कुछ नियम रहते हैं कि भैया आप एयरपोर्ट के इतने इतने नज़दीक में आप मकान नहीं बना सकते। नहीं पता चला अपन पूरे में वही मकान बना लें, अब पता चले वो लैंड कराना उसको भी पता नहीं है कहाँ चला गया, कहाँ पे हमें लैंड कराना है, ठीक है। तो इसके भी नियम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेंगे, कितने एरिया में कोई मकान नहीं बनेंगे, है ना। और जो भी उनकी सुरक्षा के लेके जो नियम रहते हैं तो वो अपना नियम बना सकते हैं खुद, ठीक है। नहीं पता चले इसका ही दुरुपयोग कोई भी पहुंच गया, हम हवाई जहाज देखेंगे वहीं जाके बगल में खड़े हो गए, उतर रहा है वहीं खड़े हैं, बीच में गाड़ी लेके खड़े हो गए, कोई भी फोटो खींच रहा है, तो इनके भी एक नियम रहते हैं ना। तो यही है राज्य, ठीक है। राज्य के अंतर्गत क्या आएंगे? केंद्र सरकार है, स्थानीय शासन है, और जो शासकीय जो भी अथॉरिटीज़ रहती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ये सब जो अपने खुद का एक क्या कर सकती हैं, नियम बना सकती हैं, ठीक है, जिससे क्या ना हो, किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं हो। तो ये तो आप समझ गए होंगे परिभाषा। इसमें जो स्टेट जो राज्य दिया है वो राज्य किसको कहा गया? तो राज्य में सरकारें भी हैं और भी जो जैसे खुद की एक कंपनी चल रही, जैसे ONGC है, NFL है, ये खुद एक जो कंपनी है, फैक्ट्री बड़ी, ठीक है, इसके कुछ नियम हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अपना नियम बना सकते हैं, उनको सबको क्या कहा है? राज्य। जैसे आपने LIC देखी होगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके भी कुछ नियम रहते हैं। तो ये किस में आ जाता है? आपका स्टेट परिभाषा में। अगला है आपका आर्टिकल 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने की विधियां इसमें बताई गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें डेरोगेशन क्या होता है? अल्पीकरण करना, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगता, और जुडिशियल रिव्यू भी होता है इसमें, जिसमें न्यायालय जो रहता है वो क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसी में बात करते हैं हम, ठीक है, कि उसको संवैधानिक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जांच करता है कोई कानून बना सही बना है कि नहीं बना है, इसका नहीं फिर क्या होता है? पुनरावलोकन की शक्ति रहती है, ठीक है, कि राज्य मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो क्या करे? मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। तो हम इसको ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अल्पीकरण में क्या रहता है? अल्पीकरण मतलब अगर कोई ऐसा कानून हैगा जो अगर तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं। असंगतता मतलब यदि कोई दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा हो, असंगतता मतलब दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उसको क्या कर देंगे अपन? अल्पीकरण कर देंगे, मतलब उसका हटा देंगे उसको में से। अब इसमें एक और थर्ड में आपको याद रखना है कि जो इसमें एक और बात ये कही गई कि संविधान के लागू होने से पहले जो कानून थे उनका वो बने रहेंगे, लागू रहेंगे, मतलब वो भी, ठीक है, लेकिन उनमें बशर्ते क्या होना चाहिए कि और वर्तमान का जो हमारा वर्तमान में जो अभी मतलब कोई हमें वो हानि ना पहुंचा रहा है, बस इतना आपको याद रखें, ठीक है। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें, जो 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं, उनको अगर उनको हनन हो रहा है तो वो नहीं, कानून नहीं लगेगा। हाँ, अगर हमारे वर्तमान के जो मौलिक अधिकार हैं इनका हनन नहीं करता है तो पुराने भी देखा होगा IPC की धारा वगैरह, जो आज भी हम उनको ही पुराने जो थे तो उनको ही हम मान रहे हैं। कुछ अनुच्छेद जो हमारे हैं जो पुराने जो भारत शासन अधिनियम वगैरह उससे लिए गए हैं, तो हम वो पहले का जो कानून था उसको भी मान्य करेंगे, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो रहा हो। और आगे भी हम ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। इसी 13 में कहा गया है कि सरकार कोई आगे भी या कहीं भी ये जितने भी जो राज्य हैं ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे क्या हो, लोगों को मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। इसी में क्या हुआ था, देखा होगा सरकार को ऐसा लगता है अल्पीकरण वाले में कि इसमें से ही इसी के आधार पे तो हमने हटा दिया था संपत्ति के अधिकार जो 7वां मौलिक अधिकार था। और इसमें देखा होगा 3 तलाक वाला मुद्दा, 3 तलाक का जो चला था अभी मोदी सरकार ने जो हटाया 3 तलाक, तो तलाक भी उसमें मुस्लिमों में 3 प्रकार के रहते हैं, ठीक है, पर्सनल लॉ के अंतर्गत आ रहा है। तो उसमें ही 3 तलाक का मुद्दा आया था। 3 तलाक को इसमें से हटाया गया था कि इसमें क्या कहा गया था
अब 3 तलाक का हटा था तो उसमें बात उठी कि ये तो हमारा पर्सनल लॉ हैगा, ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है हनन जब होता कि जब, अब देखिए अगर मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार हैं कि मुझे ऐसा अधिकार दिया गया कि मेरे वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो उसमें पहले ही कहा गया है कि अगर उनको किसी को असंगतता होती है, दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा हो, तो उसको हटा सकती हैं। ठीक है, और कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया इससे देखा होगा मुस्लिम महिलाओं को समस्या आ रही थी कि साल विवाह कर रहे हैं और पता चला छोड़ के चले गए, दूसरी शादी कर ली उन्होंने। अब वो 2-3 बच्चे उनके हो गए, 2-3 उसके करे आए, पता चला उन्होंने तो उसको फैक्ट्री बना दी कि प्रोडक्ट बस इसमें यहाँ पे बच्चे पैदा करो, इनको तलाक दे दिया, दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरे के बच्चे हो गए, तीसरे से कर ली, तो उनको तलाक तो इस तरीके से तलाक हो जाता है। उसमें 3 तरीके के तलाक होते हैं उसमें भी, लेकिन उनका जो एक तरीके का जो तलाक था, जो इस तरीके का जो तुरंत तलाक कहने पे जो हटा, उसको हटा दिया गया था। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया इससे दूसरों को, महिलाओं को समस्या आ रही थी, इसलिए हम इसको, अगर किसी को तकलीफ पहुंचाता उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको हटा दिया गया था और 3 तलाक का कानून देखा होगा आपने, पास हो गया था, है ना। पर्सनल लॉ रहता है हिंदू मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं में भी रहता है, कुछ नियम रहते हैं। ठीक है, ऐसा मुस्लिमों को, लेकिन उन्होंने कहा हम आपके पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो असंगतता है, दूसरे को तकलीफ पहुंच रहा है, उसको खत्म कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे। दूसरे में परिभाषा में स्टेट, राज्य की परिभाषा दी गई थी और राज्य को मैंने आपको समझा दिया राज्य में क्या क्या आएगा। ठीक है, राज्य के कुछ जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इनमें अथॉरिटीज़ हैं, उनको खुद को अपने नियम बनाने का अधिकार रहता है, वो अपना नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो 13 अपन ने पढ़ा था मौलिक अधिकारों से असंगता, उनका अल्पीकरण करना। ठीक है, दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू भी देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है, और डेरोगेशन आपने समझ ही गए होंगे। तो अब हम समझते हैं, ये तो हो गया। अब हम समझेंगे 14 से लेके 18 तक जो हमारा समता या समानता का अधिकार था, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल जो 14 है, इसमें कहा है समता या समानता का अधिकार। ठीक है, मतलब समान है सब, ऐसा अधिकार दिया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता। अब लॉ के सामने क्या है, सब बराबर है, मतलब कानून के सामने क्या है, सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो चाहे एक आम नागरिक हो। अगर कोई मर्डर करता है तो कानून सबको सजा एक जैसी देगा। ठीक है, वो अलग अलग नियम है कि किसको दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते, वो बात अलग है ना। लेकिन सबके लिए क्या है, कोई भी पैसा वाला हो, गरीब हो, ठीक है, तो उनमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। कानून के सामने क्या है, सब बराबर पे। आपने देखा होगा कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति या कोई भी जज के सामने सब बिल्कुल वहीं खड़े रहते हैं बराबरी से। ठीक है, तो ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ये कहाँ से अवधारणा आई है, यूके वाली है कि कानून के सामने सब क्या है, कानून मतलब जो भी कानून लगेगा वो समान तरीके से लागू होगा। ठीक है, सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होगा। ये किस में बात कही गई है, ये फर्स्ट वाले 14 का फर्स्ट है, कानून के समक्ष समानता रहेगी। लेकिन दूसरा इसी का है कि कानून का समान संरक्षण, ये यूएसए से लिया है हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें और इसमें देखो अधिकतर फॉलो इसको करते हैं हम। ठीक है, कि कानून के समक्ष समानता तो है, अब लेकिन क्या हो, समाज एक सही ढंग से चले उसके लिए थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे कानून का समान संरक्षण, इसमें क्या है, कानून का समान संरक्षण देखा होगा आपने कि छोटे बच्चों पे जो नाबालिग होते हैं उन पे अलग कानून लगता है। ऐसा नहीं कि उनको भी वही सज़ा दी जाए जो एक बड़े जो एज में बड़ा है उसको सज़ा दी गई। तो इसमें कानून का एक बैलेंस करके चल रहे हैं। देखा होगा आपने टिकट जो लगता है रेल में, है ना, वहाँ पे भी रिजर्वेशन आपको मिल जाता है, महिलाओं को या बच्चों का टिकट हाफ लगता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे भी बच्चों का भी समान कानून है तो उनको भी बराबर ही टिकट, उनका भी वही लगे जो हमारा लग रहा है, हमें भी वो जो सज़ा मिल रही जो बालिग होगा और नाबालिग कोई वही लेके। तो ये क्या है, समाज में एक बैलेंस बना के, मतलब एक समाज की भलाई के, जिसमें मतलब भला भी हो या बैलेंस हम कह सकते हैं, समाज का बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो कुछ ऐसा अंतरों पर ध्यान दिया गया है कि ऐसा अंतर थोड़ा कर दिया जाए। ठीक है, इसमें तो ये क्या है कि सब पे समान कर दो आप, तो चाहे छोटा, जिसने अपराध छोटे ने किया है बड़े ने बराबर ही रहेगा। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरे में इसमें कहा गया है कि कानून का समान संरक्षण रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें ये वाले में क्या रहेगा कि मतलब थोड़ा, जैसे महिला है उस पर देखा होगा आपने, अगर कहीं महिला का केस हो जाता है
महिला पति पत्नी में ही होगा, अपन मान के चलते हैं, तो कोर्ट कौन की सुनता है ज़्यादा? महिला की, है ना। आपने देखा हो कोई लड़का लड़की को भगा के ले जाता है, अब भैया चले गए दो ही खुशी से, लेकिन अब पकड़े हो जाते हैं तो फिर कौन की चलती है? लड़की की। लड़की कहने लगती है हमें तो बहला फुसला के ले गया था ये, तो कौन की मानी जाएगी? लड़की की बात ज़्यादा मानी जाएगी। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जबकि हम कह सकते हैं कानून तो समान सबके लिए बराबर है। ठीक है, महिला की क्यों सुनी जाए, हमारी क्यों नहीं सुनी जाए? तो इस समाज का क्या हो, मतलब बैलेंस करके चल सकें, इसके लिए एक ऐसा किया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि 80% इसी को हम फॉलो करते हैं और 20% इसको करते हैं, मतलब मोस्टली यही वाला चलता है, देखा होगा आपने, है ना। तो कानून में हमने अंतर कर दिया गया ताकि एक समाज में बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दो तरीके के हैं, एक तो कानून के समक्ष समानता का या कानून या विधि के समक्ष समानता का अधिकार है ना, कानून का समान संरक्षण, ये दोनों किस में होंगे? आर्टिकल 14 में, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। आपको ये याद रखना है, पहला आपका जो मौलिक अधिकार है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और आप समझ रहे हो कि ये अंतर क्यों होगा, तो वो आप समझ गए कि बैलेंस करके समाज को एक बैलेंस में बनाए रखें, इसके लिए। ठीक है, तो 14 हो गया। अगला आपका आर्टिकल है 15, है ना। तो ये समता या समानता के अधिकार जो था, ठीक है, जो पहला हमारा जो था उसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समता का अधिकार था ना, राइट टू इक्वालिटी, उसी में चल रहा है ये, राइट टू इक्वालिटी में। ठीक है, तो ये कहा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक ये आ जाएगा 14वें में। अगला आएगा 15वां जो हमारा रहेगा, 15वां जो आर्टिकल रहेगा ना, उसमें क्या किया गया? देखिए, उसमें जो 15वें आर्टिकल में बताया गया है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कौन नहीं कर सकती? ना ही सरकार कर सकती और ना ही पब्लिक द्वारा, मतलब जनता और सरकार, कोई भी आपसे धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर देखा होगा भेदभाव करते हुए आप पकड़े जाओगे तो आप पर क्या होगा? कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, अगर पता नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं है ना। अब इसमें देखो, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता था, पहले आपने देखा होगा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत होता था कि भैया ये निचली जाति का, ये उच्च जाति के हैं, तो इनमें भेदभाव बहुत होता था, है ना, कि इनको यहाँ नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते, है ना। फिर मूलवंश क्या होता है? अब देखिए आप, मूलवंश की हम बात करें, पुराने जो वंश चले आ रहे हैं, जैसे एक MP में सिंधिया वंश चला आ रहा है। ठीक है, इनके दादा परदादा पहले से राजा रजवाड़े रहे, तो इनका एक वंश चला आ रहा है ना। जैसे हम निजामों की बात करें, ठीक है, और भी राजस्थान में जो वंश चले आ रहे हैं, तो मूल वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मान चलो कुछ आपने देखा होगा, पहले जब अंग्रेजों के समय हमारे कुछ राजा रजवाड़े थे, उन्होंने गद्दारी करी थी देश के साथ, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वो, तो भैया उनके दादा परदादा दे रहे थे, लेकिन अब आने वाले उनकी जो अभी जो वर्तमान में जो पीढ़ी आई है, क्या वो थोड़ी अब ऐसा कर रहे हैं? वो तो अपने भारतीय कानून को मान रहे हैं, तो आप उनके आधार पर नहीं भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ये वो वंश का है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, अब इनका हम यहाँ पे अधिकार नहीं है इनको, या ये चुनाव नहीं लड़ सकते, हम किसी तरीके से उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? हमारा संविधान। ठीक है, मूल वंश के लिंग के आधार पर नहीं कर सकते कि महिला पुरुष है। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते कि इनका जन्म वहाँ पे हुआ था, या यूपी में हुआ था, बिहार में हुआ था, MP में हुआ था, उनके आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ना ही सरकार कर सकती है, ना ही कोई पब्लिक कर सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल आपका कौन सा 15 का बन कहता है। लेकिन इसमें आप अब कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कोई भी कई जगह ऐसी खतरनाक जगह होती हैं, वहाँ पे क्या होता है? भेदभाव हो जाता है। तो फिर इसमें एक और बात की गई कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मतलब सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं, मतलब जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो वहाँ भेदभाव आप कर सकते हैं। आपने देखा हैवी कोई काम हैंगे, बहुत खतरनाक फैक्ट्रियाँ हैंगी बड़ी बड़ी, है ना, उसमें महिलाओं को रोक सकते हैं हम, तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारा तो मौलिक अधिकार है कि आप देखिए लिंग के आधार पर रोक रहे हैं। आर्मी में देखा होगा मोस्टली क्या होती हैं, आर्मी जो है, आर्मी में क्या पुरुषों को रखा जाता है, बॉर्डर पे जो लगे रहते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या रहता है कि जो पुरुष रहते हैं फिजिकली थोड़ी स्ट्रांग रहते हैं महिलाओं की अपेक्षा, तो वहाँ पे महिलाएं कहने लगें कि नहीं हमें भी चाहिए, कि सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। यहाँ तो कहा है हमारे संविधान में, तो मौलिक अधिकार में तो हम कहा गया है कि लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते।
जन्म स्थान के भी आधार पर देखा होगा भेदभाव हो जाता है। जैसे गोरखा रेजिमेंट आपने सुना होगा, नागा रेजिमेंट, तो वहाँ पे आर्मी में ऐसा भेदभाव हो जाता है कि नहीं इनको इस वाली रेजिमेंट में रखेंगे, ये वहाँ के हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ कि भैया वो उसमें सक्षम है वहाँ पे करने के लिए, कि वो पहाड़ों वाला इलाका है तो उन्हें पता है कि ये वाला कर सकता है, ये नहीं कर सकता, है ना। तो जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश आप समझ ही गए होंगे, पुराने जो वंश चले आ रहे हैं, है ना, आज भी उनके जो वर्तमान में जो पीढ़ी उनके हैं जो वंश, है ना, तो उनके साथ आप भेदभाव नहीं कर रहे। जाति के आधार पर नहीं कर सकते, सरकार ऐसा नहीं कर सकती ये फला जाति का है इसको नहीं रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में अगर ऐसा हो रहा है तो हम कर सकते हैं धर्म और जाति को लेकर भी, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, है ना। है भी कोई खतरनाक काम है उसमें हम क्या नहीं कर सकते, जगह पर भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है, खतरनाक जगह ही वहाँ पे भेदभाव कर सकते हैं, या कोई काम है उन पे आप भेदभाव कर सकते हैं। और इसमें एक और देखा होगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का होगा जिसमें लोगों की भलाई हो रही हो, ठीक है, उसमें भेदभाव किया सकता है। अब इसमें एक और बात आती है, यहाँ पे देखिए कि राज्य को छूट है कि किसी वर्ग या समुदाय हेतु विशेष व्यवस्था कर सकता है। राज्य को ऐसी छूट रहती है कि आप किसी वर्ग या समुदाय के साथ आप विशेष व्यवस्था कर सकते हो आप इसमें आप ये नहीं कहोगे कि भैया हमारे लिए क्यों नहीं किया गया, इनको क्यों किया गया, तो वो भी एक क्या है, समाज को बैलेंस करने के लिए किया जा सकता है। फिर राज्य द्वारा स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान देते हैं, आपने देखे होंगे बच्चों के लिए अलग प्रावधान देते हैं कि उनको कितना काम कराया जाएगा उनसे, बच्चों के लिए सुविधाएं दे दी जाती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते इनको ही क्यों दिया है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा भैया, क्यों भेदभाव किया जा रहा है। स्त्रियों के लिए आपने देखा हो काम करने में भी, कारखानों में भी सरकार नियम बना देती है कि महिलाओं से इतना काम कराना, उनको जैसे महिला प्रेग्नेंट है उस टाइम उनको छूट दे दी जाती है ना, तो ये इनके लिए अलग से विशेष प्रावधान कर सकते हैं। इसी में आपने देखा होगा आरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसका कि आरक्षण, अब आप कह सकते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या कर देते हैं, आरक्षण दे देते हैं, मतलब उस आधार पर दे सकते हैं कि जो लोग, अब आरक्षण में इसमें क्या है कि जो लोग निचले स्तर पर रहेंगे ना उनको क्या करें, जो उच्च स्तर तक लोग पहुंच गए, मतलब इसमें ये कहा गया कि आप भैया ऊंचे अच्छे पैसे वाले आप मतलब सक्षम हो गए, आपको हम नीचे नहीं ला रहे, आप तो वहीं रहो। लेकिन जो बिल्कुल सक्षम नहीं है, जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, मान चलो कई जगह ऐसे हैं कि छत्तीसगढ़ का नक्सली एरिया है उसमें अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाई, तो उनका विकास कैसे हो, तो भैया उनको कुछ छूट दे दिया जाए, आरक्षण दे दिया जाए, ठीक है, तो आरक्षण दे सकते हैं। तो वो किस लिए दे रहे हैं कि ताकि वो ऊंचे स्तर वाले तो वहीं रहें, लेकिन जो निचले स्तर के हैं वो भी क्या हो जाए, उनका भी थोड़ा विकास हो जाते बराबर पे आ जाए, ठीक है, मतलब उनको समाज में थोड़ी आगे बढ़ जाए वो समाज भी, ठीक है, तो उसके लिए हम आरक्षण दे सकते हैं। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में रखा गया है, ना कि आप ये कह सकें कि भैया ये हमारे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ जाति के आधार पे भेद हो रहा है कि उनको फला जाति का था उसको आपने इसमें नौकरी दे दी, है ना, या उसको सुविधा दे दी, मुझे नहीं दिया गया, तो मैं कहने लगूँ कि तो मेरे जाति या धर्म के आधार पर हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते। आरक्षण दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, मतलब सकारात्मक आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वो फला जाति का इसलिए नहीं बैठेगा, वो जाति ऐसी का हैगा इसलिए हमारा, ये हम कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई ठाकुर है, तो वो कहें कि ये भैया हरिजन जाति का ये नहीं कर सकता ऐसा काम, ये नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि वो पिछड़ा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो, भैया जहाँ पे हैवी काम है वहाँ पे आप उनमें क्या कर सकते हो, भेदभाव कर सकते हो, और बाकी की आप नेगेटिव वे में नहीं कर सकते। तो ये आप समझ गए होंगे, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ना ही सरकार ना ही पब्लिक भेदभाव किया सकता, बशर्ते कब किया जा सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ पे आप भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हैवी काम है, आर्मी है, कुछ आरक्षण वगैरह की छूट देना, ये यहाँ पे भेदभाव कर सकते हैं, अन्यथा आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप, मुझे लगता है कि आप 14 और 15 देखो, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 आप आसानी से समझ गए होंगे। 12 और 12 में परिभाषा दी गई थी, 13 में डेरोगेशन अल्पीकरण की बात की गई थी, 14 में जो था, तो 14 हमारा जो आर्टिकल था इसमें के कानून के समक्ष समानता थी, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई थी, इसमें कानून का समान संरक्षण की भी बात की गई थी। इसमें अगला था कि 15वें में था सरकार या पब्लिक के धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, सिर्फ जब्त कर सकती है जब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो तो ही भेदभाव किया सकता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हमारा कौन सा आर्टिकल चल रहा है, 14 से 18 तक कौन सा चलेगा, जो हमारा मूल अधिकार कौन सा आएगा,
समता का अधिकार, मतलब यहाँ समानता की बात करेंगे कि सभी क्या है, समान है। लेकिन कहाँ हो रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी कहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बस सिर्फ भेदभाव कहाँ कर सकते हैं हम, सकारात्मक भेदभाव हो रहा तो ही कर सकते हैं, बाकी के सब क्या है, समान है। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे 14वां और 15वां। अब हम पढ़ते हैं 16 में लोक नियोजन के बारे में। ठीक है, तो वो उसको हम नोट करा देता हूँ। ठीक है, 16, 17 और 18। तो फ्रेंड्स 16 अपन देखते हैं, जो 16वां आर्टिकल है जिसमें लोक नियोजन की समानता की गई है। बात लोक नियोजन की समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लोक नियोजन की समानता मतलब नौकरी में हम समानता की बात करेंगे इसमें 16 में। ठीक है, अफसर नियोजन मतलब समझिए नौकरी। ठीक है, अफसर में समानता। ठीक है, तो इसमें जो हैगा, लेकिन इसमें क्या कहा कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते आप। इसमें भी सब क्या है, समानता। मतलब राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति और संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब राज्य कोई वैकेंसी देता है, नौकरी देता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि फलाना वो जाति का है इसलिए वो फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, जगह निकली जैसे मान चलो MP पुलिस, UP पुलिस, MP PSC, UP है ना, बिहार PCS। ठीक है, जो भी अलग अलग जिस राज्य में जो वैकेंसी होती हैं नौकरी, या कोई आपने देखा राज्य के अंतर्गत जैसे LIC या कहीं पे भी नौकरी जो निकाली जाए तो उसको धर्म के नाम पर ये फला धर्म का इसको हम नहीं ले सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते विभेद। जाति किस कोई भी हो, ठीक है, जाति के लिए आप नहीं रोक सकते। लिंग महिला और पुरुष इसके लिए आप विभेद नहीं किया सकता, और ना ही आप स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं आप, अब भाषा पे कर सकते हैं कि भैया हमें तो इस भाषा का ज्ञान होना चाहिए तभी हम उसको रखेंगे। फिर शारीरिक योग्यता के बारे में आपने देखो MP पुलिस में, अब मैं के कोई भी कहने लगे कि भैया उसकी कदकाठी, छोटी कदकाठी का हाइट भी नहीं इतनी, वो कहने लगे वो उससे भैया भेदभाव कर रहे हैं आप। ठीक है, तो उस स्थान पर आप भेदभाव कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वही बात आ गई, कहाँ कर सकते हैं हम, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, अब आप कहें कि भैया इसमें तो सबको समानता का अधिकार रहेगा। अब कोई भी MP पुलिस का 10वीं पास नहीं है, वो कहने लगे मैं भी पुलिस वाला बनूंगा, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो वहाँ पे आप शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का इस पे धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो 16 में क्या आएगा, लोक नियोजन की समानता मतलब नौकरी में सबको समानता का अधिकार है। वह शर्तें अगर आपके पास इनमें भेदभाव नहीं किया सकता, यहाँ पे सब समान, लेकिन यहाँ पे तो भेदभाव करना पड़ेगा ना, एक क्राइटेरिया तो रखना नहीं, फिर तो सभी पहुँच जाएंगे, किस किस को रखेंगे आप। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो आप समझ गए हो कि राज्य के अधीन जो भी वैकेंसी आएंगी, नियुक्तियां करेगा, तो वहाँ पे कोई भी सबके लिए अवसर समान देंगे, लेकिन भेदभाव कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, आरक्षण की बात करेंगे, इसमें आरक्षण दे देती है, देखा होगा आपने आरक्षण, आप समझ गए होंगे आरक्षण क्यों दिया जाता है, कि ताकि क्या हो जाए, जो पिछड़े लोग हैं वो बराबरी पे आ जाएं। ठीक है, तो नौकरी में जो आरक्षण दिया जाता है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आरक्षण क्यों दे रहा है कि भैया कहीं किसी परिस्थिति बस वो या तो पिछड़ा हुआ हैगा, या उससे वहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाई, तो मतलब जो आरक्षण दिया जाता है वो भी धर्म के नाम पर नहीं दिया जाता, बल्कि कहाँ दिया जाता है, जाति के नाम पर ही तो दिया जाता है। ठीक है, तो स्थान के नाम पे दे सकते हैं, महिला और पुरुष में आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, कि वो फला जाति का, ये जाति SC ST OBC इनके लिए आरक्षण दिया जाता है। ऐसा नहीं, देखो हिंदू धर्म के आधार पर होता तो कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को दे रहे हैं, तो हिंदू धर्म में तो जनरल वाले भी आते हैं, उनको भी मिलना था। तो आरक्षण कहाँ दिया जा रहा है, सिर्फ जाति के नाम पे, है ना। जैसे ब्राह्मण है, ठाकुर है, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा, वो कि आप जनरल कैटेगरी के हो गए, और जो SC ST OBC इनमें आ रहा है कि इनको जाति के नाम पे आरक्षण दे दिया जा रहा है। अब बहुत से समस्या आती है कि कोई कहता है आरक्षण अच्छा है, कि कोई कह रहा है गलत। अब भैया जिसको मिल रहा है वो तो कहेगा सही है, जिसको नहीं मिल रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा जाति खत्म कर दो, आरक्षण का काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाति के नाम पर ही तो आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, उसको छोड़ो, अपन तो अपना पढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि आरक्षण कहाँ है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हैगा, इसलिए इसको दे सकते हैं, बाकी के ये नहीं कर सकते आप। तो लोक नियोजन 16वें में क्या याद रखना आपको, लोक नियोजन की समानता। अभी आपका कौन सा चल रहा है, ठीक है, समता या समानता का अधिकारी चल रहा है अपनी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसी में हैगा। ठीक है, और हमारा जो चल रहा है वो कौन सा हैगा,
16वां समता या समानता का अधिकार वाला है ना, राइट टू इक्वालिटी, उसी में तो हैगा इक्वालिटी बिफोर लॉ है। 15 में आ जाएगा धर्म जाति लिंग के आधार पर नहीं कर सकते। 16 में आपका लोक नियोजन की समानता रहेगा। और 17वां इसी में आएगा कौन सा, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का हम क्या करेंगे, अंत करेंगे। अब कोई छुआछूत नहीं रहेगा, मतलब आप ये नहीं कह सकते ये जाति का हैगा इससे हम छुआछूत करेंगे, ठीक है। जाति धर्म के आधार पर हमने क्या नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेकिन आपने देखा होगा छुआछूत का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कोरोना। अगर किसी को कोई बीमारी है ना, तो उससे तो हम कर सकते हैं। आप उस पर नहीं कह सकते कि आप अब कोरोना पॉजिटिव हैगा और जाके बगल में बैठ जाओ और हम उसको भगा दें, तो आप कहोगे केस कर दोगे कि भैया हमारा तो आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत नहीं कर सकते आप, और अब आप छुआछूत कर रहा है, मुझे घर में नहीं आने दिया। तो ऐसा नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं। तो ये नहीं चलेगा। आप छुआछूत हो सकता है, आप बीमार हैं इसलिए हम छुआछूत कर रहे हैं, सिर्फ आप धर्म जाति के नाम पर छुआछूत नहीं कर सकते। वैसे आपको अगर कोई बीमारी है ऐसे समस्या में आप छुआछूत कर सकते हैं, है ना। अब इसी पे देखा होगा, इसके लिए एक एक्ट भी आया था, अस्पृश्यता का अंत, हरिजन एक्ट वगैरह आपने सुना होगा, ये इसी के लिए लाया गया था। छुआछूत पहले होती थी, अब तो खैर शहरों में तो इतना नहीं चलता, लेकिन गाँव में आज भी कुछ छुआछूत काफ़ी हद तक देखने को मिल जाता है। आपको मंदिरों में जाने से आज भी रोक देते हैं लोगों को, है ना। बगल में नीची जाति का वो बेचारे खुद ही अपने आप अपन से, जो भी ऊंची जाति वाले हैं उनसे नीचे बैठना पसंद करते हैं वो यहाँ पे। लेकिन शहरों में लोग एजुकेट हो गए हैं तो उसमें ऐसा ज़्यादा आपको नहीं लगा देखने को, है ना। तो इसके लिए देखा होगा 1955 में जो एक एक्ट आया था, 1989 में भी उसको और सुधार किया गया था, उसमें कड़े कानून बनाए गए थे ना। तो ये अस्पृश्यता का अंत 17वें में इम्पोर्टेंट है ना, आर्टिकल है आपका, पूछ सकते हैं छुआछूत का अंत संविधान के कौन से भाग में, तो आप बताओगे भाग 3 हैगा। और जो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार जो हमें दिया उसके आर्टिकल 17 में हैगा, है ना, ठीक है। तो 17 में आप समझ गए होगे, एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अच्छे से याद रखना है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत की बात कही गई कि अब कोई छुआछूत नहीं करेगा, जाति धर्म के आधार पर सब क्या है, बराबर, कोई भी ऊंची नीची जाति का सब एक दूसरे को छू सकते हैं, ठीक है। अगला हैगा आर्टिकल 18, जिसमें आपको बताता है उपाधियों का अंत, एबोलिएशन ऑफ टाइटल्स, मतलब टाइटल जो है उपाधियों का अंत करेगा। अब आप कोई सी उपाधि नहीं लगाओ, नहीं देखा होगा पहले आपने अंग्रेजों के समय देखा होगा केसर हिंद, हाँ, राय बहादुर क्या लगा दिया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो राय है, राजा, इस तरीके के आप सर, महाराज, नाइटहुड, ठीक है। और आप विदेश से कोई आपको उपाधि मिल गई तो आप उपाधियां को आगे नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। तो अगर उपाधियों को आप लगाएंगे तो आप क्या करना बता रहे हैं, फिर आप इसमें उपाधि अगर आप लगा के क्या बताओगे, आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, अपने आप को महान बताना है ना इसमें, व्यक्ति क्या, ठीक है, कि मैं भैया आप ऐसे हो, मैं देखो महाराज, नाइटहुड, ठीक है, राय बहादुर, ठीक है। विदेश से कोई देखा होगा उपाधि मिल गई तो आप वो लगा लो। तो उसमें क्या होगा, व्यक्तियों में आप मतलब कहीं समानता की बात नहीं हो रही, जबकि हमारा जो क्या चल रहा है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार चल रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एक व्यक्ति से आप दूसरे, अगर ये लगा के ये अगर आप टाइटल लगाते हो तो मतलब दूसरे व्यक्ति से आप अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हो, इसको नीचा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको आपने आप नाम के आगे नहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप अगर शैक्षिक योग्यता रखते हो तो उसको आप लगा सकते हैं आपके आगे। जैसे आपने देखा होगा रैंक में आती है, डॉक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, आर्मी में देखा हो ब्रिगेडियर, है ना, इंजीनियर, वो आप शैक्षिक योग्यता की बात की, आपने पढ़े लिखे उसकी बात कर रहे हैं, ना कि आप एक व्यक्ति दूसरे, वो आपकी शैक्षिक योग्यता है, उसको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। और देखा होगा आप इसमें नेशनल अवार्ड जो आपको मिलती हैं आप ले सकते हैं, लेकिन आप उसको सरनेम की जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको भारत रत्न मिल गया तो आप ऐसा नहीं कि भारत रत्न लगा लो अपने नाम के आगे, ठीक है। तो भारत रत्न आप नाम के आगे लगा नहीं सकते, हाँ ले लीजिए आप, लेकिन सरनेम की तरह आप ही उसको यूज़ नहीं कर सकते, नाम भारत रत्न फला, ठीक है। या अपने नाम के आगे नाम लिख दिया फिर आप भारत रत्न लिखने लगे उसमें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ हम सम्मान के लिए उनसे बोल सकते हैं कि भारत रत्न हैंगे, ये नहीं कर सकते अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, या जितने लोगों को भी ये भारत रत्न मिला तो वो अपने नाम के आगे, है ना, लगाएं कि फला
भारत रत्न ये नाम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या नहीं कर सकते, ना तो कोई सी उपाधि का जो वाली जो है टाइटल इनको अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, और आप नेशनल अवार्ड जो रहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जो अवार्ड हैं वो उनको आप ले सकते हैं, लेकिन सरनेम की तरह यूज उनको भी नहीं कर सकते, आप उनको नाम के आगे जोड़ के नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आप रैंक लगा सकते हैं, जैसे शैक्षिक योग्यता जहाँ पे ही बताएगा आपका उसका उसको आप लगा सकते हैं। डॉक्टर देखा होगा बड़े शान से लगाते हैं, डॉक्टर उन्होंने पढ़ाई करी है, उसकी योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि आप व्यक्ति से उसको श्रेष्ठ बता रहा है किसी आपसी जो व्यक्ति, हाँ भैया आप पढ़ लिख के आप बन जाइए। रैंक लगा सकते हैं आप, नेशनल अवार्ड और ना ही कोई उपाधि, इनको आप अंत कर दिया, इनको आप अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपने देखे कौन से 18 जो थे हमारे, 18 तक हमने 14, 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल हमने समझ लिए। अब हम इनको पढ़ते हैं कि ये वाकई में समानता की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो और मैं बता देता हूँ, और आपकी ये आपका समता का अधिकार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसको देखते हैं, देखो इसमें अपन देखते हैं समानता की बात हो रही है कि नहीं, थोड़ा ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखिए बात करते हैं, जैसे 14 की हम बात करें, आर्टिकल 14 में 14 आर्टिकल क्या कह रहा था कि कानून के समक्ष क्या है, इसमें भी क्या बात की गई थी, समानता की गई है। फिर 15 में क्या था कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, इनके आधार पर भी क्या है, समान है सब, यही कही गई है। फिर जो 16वें में क्या था, लोक नियोजन, ठीक है, या फिर हम बात करें नौकरी में, है ना, अवसर की समानता है कि नहीं है, इसमें भी क्या है, समानता, ठीक है, सब में समानता, इसमें भी समानता की बात की गई है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत नहीं होगा तो क्या होगा, बराबर ही है ना सब, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सब लोग कैसे हैं, समान है, मतलब कोई छुआछूत नहीं कर सकता, तो सभी क्या है, समान है। 18वें में क्या है, उपाधि नहीं रखोगे, मतलब आप उपाधि रख के आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते, तो यहाँ भी आपसे क्या कही गई है, समान होने की बात की गई, मतलब सभी व्यक्ति क्या है, समान है, समान है, ठीक है। अगर अपन ताता हटा भी देते हैं तो समान की बात की, कानून के समक्ष सब समान है, धर्म जाति के आधार पर सब समान है, लोक नियोजन में सबको अवसर मिलेगा, ठीक है, अस्पृश्यता में छुआछूत नहीं करोगे, आप सब जाति के सब बराबर हो। फिर उपाधि आप कोई भी एक व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बता सकते, आप सब वहाँ पे भी बराबर हो, सिर्फ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को छोड़कर, मतलब जैसे आपने देखा हो यहाँ पे कुछ आरक्षण दिया था, इसमें नौकरी में आरक्षण दिया गया था, ठीक है। अस्पृश्यता में भी कौन सी, अगर कोई बीमार वगैरह उनसे आप छुआछूत कर सकते हो, बाकी है ना, बाकी के साथ नहीं कर सकते। उपाधियों में भी आप सिर्फ योग्यता, शैक्षणिक योग्यता वाली आप उपाधि रख सकते हो, बाकी की आप नहीं रख सकते, मतलब इस सब में आपको लग रहा है कि सब समानता की बात कर रहे हैं, इसलिए तो इसको कहा था इक्वालिटी, सॉरी, राइट टू इक्वालिटी, क्या था ये, राइट टू इक्वालिटी, यही था समानता का अधिकार। आ रहा है अब आपको समझ में। तो हमने आज कौन सा समझा, एक पहला जो हमारा था वो क्या था, पहला जो मौलिक अधिकार था उसमें क्या दिया गया था कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, 14 से लेके 18 तक, 14 से 18 तक अभी हमने समझा, ये हमारा पहला जो मौलिक अधिकार था एक हमारा कंप्लीट हो गया। तो पहले मौलिक अधिकार आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार का आज हमने 6 हैं, उसमें से हमने 1 पढ़ लिया, 5 और बाकी हैं, तो क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है और मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा, मैं चाहता तो आपको बस ये तुरंत बता के अपन केस में ये दे रखा है 6 के अव्याल अपन पढ़ लेते कि 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में, लेकिन अपन उसकी बहुत कंसेप्ट क्लियर करके चलना है कि 14 में आखिर क्या अंतर है। कानून के समक्ष समानता तो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन कानून के सामने सब समान है भैया, लेकिन आपको अंतर भी तो समझ में आनी चाहिए कि कुछ लोग तो नहीं है, कानून का समान संरक्षण, तो अपन उसको पूरा डिटेल से पढ़ना है। फिर हमने पढ़ा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, लेकिन फिर भी आपको विभेद हो जाता है, मिल जाता है, तो अपन ने पढ़ा कि आरक्षण वगैरह के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, आपने पूरा चीज़ समझा। लोक नियोजन में, नौकरी में तो कि सबको समानता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन हो जाता है, तो वो भी अपन ने अच्छे से समझा। अस्पृश्यता को आपने बहुत अच्छे से समझा। उपाधियों का अंत अकेला मैं बोल देता, लेकिन उपाधियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी उपाधियाँ, है ना। अब इसमें देखा होगा टाइटल
आपको अगर कोई विदेशी कोई अगर आपको भेंट भी देता है, उपहार देता है, तो वो भी आप बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं ले सकते, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। तो हमने उपाधियों का अंत समझा। तो आप, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको हमारे जो कमेंट करके बता सकते हैं क्या समस्या आ रही। वैसे मैंने कोशिश ही करी कि आपको बिल्कुल समस्या नहीं आए, बहुत डिटेल से पढ़ा है आपने। 12वें में आपने आर्टिकल 12 था, जहाँ से हमारा शुरुआत होती है मौलिक अधिकारों की, तो 12 में आपने परिभाषा समझी होगी। इसमें स्टेट, जो राज्य शब्द कहा था, राज्य का मतलब क्या है, किसको राज्य मानेंगे, तो आपने समझा कि जो भी एक अपना कानून बना के चलती है, ठीक है, कानून बना सकते हैं, कोई भी अथॉरिटीज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। उसमें 13 में जो था कि अल्पीकरण, डेरोगेशन, इनकंसिस्टेंट, असंगता की बात की गई थी। मतलब असंगतता अगर कहीं भी फैलती है, किसी भी मौलिक अधिकार, किसी का किसी चीज़ से हनन होता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और ना ही सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे क्या हो, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये 13 में कहा गया था, ठीक है। 14 से आप समझ ही गए हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। हमारा पहला जो मौलिक मूल अधिकार हमारा समाप्त हो गया। मूल अधिकारों को आप बिल्कुल अच्छे से समझते जाइए, इसलिए आपके जीवन में बहुत उपयोगी रहेंगे। इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं, स्पष्टताकांक्ष किस में है, मौलिक अधिकारों में से दे देंगे कौन सा, संविधान के कौन से भाग में बात की गई, तो अपन ने समझा भाग 3 है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसके आर्टिकल हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, तो हमें हमारे जीवन में क्या अधिकार हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।